नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 2 जनवरी 2025। हम लोग 2 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो डीआरडीओ ने जो है अपना 67वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और यह जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। डीआरडीओ अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करता है। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में होती है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष है समीर वी कामत हैं। तो याद रखिएगा, डीआरडीओ ने इस बार अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2025 से की गई है। केंद्र सरकार ने शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी थी, और 1 जनवरी 2025 से इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कब से शुरू हुई है? तो 1 जनवरी 2025 से। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना? तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो यह योजना जो है खास तौर पर हायर एजुकेशन के छात्रों और रिसर्चर्स के लिए बनाई गई है। इसके तहत जो है छात्र फ्री में रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स तक पहुंच सकते हैं। योजना के लिए जो है 30 से अधिक बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स जैसे एल्सेवियर, स्प्रिंग नेचर, वैली आदि संसाधनों को डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखिएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत जो है कब से की गई है? तो 1 जनवरी 2025 से इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो 2025-26 तक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपए का कुल कवरेज निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले जोखिम से कवरेज में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी मिल गई है 2025-26 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बुर्का पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है स्विट्जरलैंड में लगाया गया है। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह से मुंह ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर जो है 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद जो है महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा पूरी नहीं ढक सकेंगी। आइए हम लोग हिजाब, नकाब, बुर्का में क्या अंतर होता है इसको देख लेते हैं। तो बुर्का, हिजाब, नकाब इन सभी में एक बात समान है, वे एक इस्लामी पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी केंद्रीय विचारधारा एक ही है, महिलाओं को पुरुषों की नजर से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध। प्रत्येक देश और उसकी परंपराओं के आधार पर बुर्का, हिजाब और नकाब में महत्वपूर्ण अंतर होता है। आइए हम लोग तीनों को देख लेते हैं कि बुर्का क्या होता है, हिजाब क्या होता है और नकाब क्या होता है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सभी इस्लामी देख रहे हैं, हम लोग बुर्का को देख रहे हैं। तो बुर्का क्या होता है? सभी इस्लामी पर्दों की तुलना में बुर्का एक ऐसा पर्दा है जो महिला को पूरी तरह से छुपाता है। यह एक ढीले गाउन के रूप में एक सुरक्षात्मक आवरण है। यह महिला के चेहरे और शरीर दोनों को ढकता है। आंखों के पास एक जाली लगी होती है जिससे देखने में आसानी होती है। बुर्का की शुरुआत जो है अरब देशों में ईसा के दशक में हुई थी, और ये आप जो इमेज देख रहे हैं इससे आपको समझने में आसानी होगी कि बुर्का किसे कहते हैं। आइए हिजाब देखते हैं कि हिजाब क्या होता है। तो हिजाब जो है बुर्के की तुलना में हिजाब कम ढकने वाला होता है। यह महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक स्कार्फ है जो केवल उनके सिर और उनके सभी बालों को ढकता है। इन्हें हेड स्कार्फ भी कहा जाता है। तो ये आप इमेज से अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हिजाब किसे कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि नकाब किसे कहते हैं। तो नकाब जो है मुस्लिम महिलाएं अपनी आंखों को छोड़कर पूरे चेहरे को ढकने के लिए नकाब पहनती है। ज्यादातर नकाब जो है आमतौर पर काले रंग के होते हैं, जबकि कुछ महिलाएं मोनोटोनो रंग चुनती है। यह उनकी पहचान छिपाकर उनकी शालीनता की रक्षा करती है। तो आप लोग जो है तीनों को समझ चुके होंगे, बुर्का, हिजाब, नकाब में तीनों में क्या क्या अंतर होता है। मुझे उम्मीद है कि तीनों में जो अंतर स्पष्ट रूप से आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा जो है सुरजीत सोब का स्थान लेंगे, और ये जो है सुरजीत सोब 28 फरवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं। तो रजत वर्मा जो है 1 मार्च 2025 से अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रजत वर्मा वर्तमान में डीबीएस बैंक इंडिया के इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख हैं। डीबीएस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो डीबीएस किसका बैंक है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 1968 में सिंगापुर सरकार के द्वारा किया गया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रजत वर्मा की तस्वीर है, और इन्हें डीबीएस बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है? तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। आप लोगों को सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, इस तरह भी पूछा जाता है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है राष्ट्रीय फुटबॉल से है, और इस बार जो है 78वां संस्करण इसका खेला गया था, और 78वें संस्करण में जो है पश्चिम बंगाल ने केरल को 1-0 से हराकर जो है रिकॉर्ड 33वीं बार टूर्नामेंट का खिताब जो है अपने नाम किया है, और नाम आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के। उसके बाद राज्यपाल कौन है? राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। लोकसभा की 42 सीटें आती है पश्चिम बंगाल से, और राज्यसभा की 16 सीटें आती है। तो याद रखिएगा 2024-25 का संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? तो चीन के द्वारा। भारत के पड़ोसी देश चीन ने अपने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के अपडेट करते हुए मॉडल का अनावरण किया है। ट्रेन के निर्माता का दावा है कि परीक्षण के दौरान इसकी गति जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इसके साथ ही यह दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है, और नाम आता है चीन का। तो हम लोग चीन के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, और चीन के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कौन है? शी जिनपिंग है।
और चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो चीन की मुद्रा का नाम रेनमिनबी है। रेनमिनबी जो है चीन की आधिकारिक मुद्रा है। तो याद रखिएगा, चीन के द्वारा विश्व की सबसे हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 25% की वृद्धि की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए DCRG सीमा में जो है 25% की वृद्धि की है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। नई ग्रेच्युटी सीमा 1 जनवरी 2025 से 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है और नाम आता है हरियाणा का। तो हम लोग हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? नायब सिंह सैनी है। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा से लोकसभा की कितनी सीटें आती है? तो 10 सीटें आती है और राज्यसभा की 5 सीटें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या होगी? तो 4 होगी। 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है $700 बिलियन को पार कर गया है, जिससे यह विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा भंडार बन गया है। यह देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और पिछले दशक में पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। यह रैंकिंग जो है वैश्विक वित्त में भारत के बढ़ते महत्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी रणनीतिक स्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है क्षेत्र के गुरुद्वारा पुजारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत जो है हर महीने 18,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह वित्तीय सहायता जो है दिल्ली के हर मंदिर और गुरुद्वारा पुजारी को दी जाती है। इस पहल का उद्देश्य जो है अपने समुदायों की सेवा करने वाले धार्मिक नेताओं के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है और नाम आता है दिल्ली का। तो हम लोग दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी मारलेना बनी है। और उपराज्यपाल दिल्ली के वर्तमान में कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है दिल्ली से? तो 7 सीटें आती है और राज्यसभा की 3 सीटें आती है। और जबकि विधानसभा की यदि बात करते हो तो विधानसभा में दिल्ली में 70 सीट है। तो याद रखिएगा, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो यह जो है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन ने। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।